इतिहास संकलन योजना के इस अकादमी कार्यक्रम में आप सभी स्वजनों को मेरा सादर प्रणाम प्रेषित है। इतिहास संकलन योजना अपने मूल सिद्धांत कि भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से समझने की आवश्यकता है, पर निरंतर अकादमी गतिविधियां कर रही है और उसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस महामारी के दौर में इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इतिहास के उन पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जिन पक्षों में यह कह सकते हैं कि महामारियों के दौरान कैसे राष्ट्रों के इतिहास को इन महामारियों ने प्रभावित किया और वर्तमान में जब समूचा विश्व एक अनभिज्ञ महामारी से जूझ रहा है, तो इस संकट के दौर में भी हमें सचेष्ट रहते हुए इतिहास के उन पक्षों की ओर देखने की नितांत आवश्यकता है कि कैसे विभिन्न कालखंडों में इस प्रकार की परिस्थितियों में मानव इतिहास पर अपने दीर्घकालीन प्रभाव छोड़े। इस संदर्भ में इतिहास में विस्तार से साक्ष्यों के भंडार मौजूद हैं। इसे खोजने और समझने की आवश्यकता है। इस ओर जब प्रयास किया तो आश्चर्यजनक रूप से कुछ ऐसे पहलू सामने आए जिन पर अभी तक बहुत ध्यान नहीं गया था, और ये पहलू इतने चौंकाने वाले हैं कि इन पर अगर अनवरत और कार्य आगे किया जाए तो मुझे लगता है कि इतिहास को एक नई नैरेटिव या एक नई खोज की ओर हम ले जाने का कार्य कर सकते हैं। जो भी मेरा अल्प ज्ञान है, दस्तावेज़ों से जुड़े पहलुओं को आधार मानते हुए अगर आज की इस चर्चा पर हम लोग इस ओर ध्यान केंद्रित करें कि इन महामारियों ने किस प्रकार से संस्कृतियों और सभ्यताओं को चुनौती दी और इन महामारियों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार से विभिन्न संस्कृतियां और सभ्यताएं प्रभावित ही नहीं हुई बल्कि अपने मूल में ही नष्ट हो गईं या समाप्त हो गईं। इससे पूर्व भी इतिहास महामारी और खासकर कोविड से उत्पन्न हुई जो परिस्थितियां हैं उन पर चर्चाएं हुई हैं, जिसमें पूर्व में मैंने महामारी और उपनिवेशवाद खासकर अमेरिकी महाद्वीपों के संदर्भ में इस पर वार्ता की, परंतु आज की इस वार्ता में महामारी एवं संस्कृतियों पर चुनौती पर केंद्रित रख करके मैं आपसे कुछ विचार साझा करने जा रहा हूं। इस प्रस्तावना का बीज उस समय अवतरित हुआ जिस पर बातचीत हो रही है कि जब एक बौद्धिक विमर्श के दौरान मैंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य रजनीश शुक्ल जी से इस पर विस्तार में वार्ता की और उन्होंने एक प्रश्न उठाया, और प्रश्न उन्होंने यह उठाया कि भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों में इस प्रकार की महामारियों की चुनौतियां जब जब आईं तो क्या भारतीय संस्कृति ने अपने मूल आधारों को कभी छोड़ा या नहीं छोड़ा, और इसका एक तुलनात्मक अध्ययन अगर हम लोग
विश्व के कुछ अन्य हिस्सों की महामारियों ने क्या प्रभाव डाले, उससे अगर करके देखें तो एक नई बात उभर करके सामने आ सकती है। इस विमर्श के पश्चात इस ओर ध्यान केंद्रित करते हुए महामारियों के इतिहास ने संस्कृति और सभ्यताओं को किस तरीके से प्रभावित किया, इसको जब देखने का प्रयास किया तो एक बात यह उभर करके सामने आई कि भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जब जब ऐसी महामारियों का या अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और इसके विषय में दूसरी चीज़ यह सामने आई निकल करके कि कई ऐसी संस्कृतियाँ और सभ्यताएं अपने मूल में ही नष्ट हो गईं, जिनमें इन महामारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, या ये कह सकते हैं कि ये महामारी ही उनको समाप्त करने की एक सबसे बड़ा कारण बनी। अगर सचेष्ट होकर के इसको हम लोग देखें तो आज भी हम ये कहते हैं कि भारत और भारतीयता को समझने हमें किसी म्यूज़ियम में जाने की आवश्यकता नहीं है। और कई ऐसी सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं जिन्हें समझने के लिए और देखने के लिए हमें किसी संग्रहालय या किसी म्यूज़ियम में जाना पड़ता है। हमें आज भी यह नहीं कहना पड़ता कि एक था भारत। अर्थात तमाम प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ ये महामारी ऐसी जो चुनौतियाँ आईं, इसका क्या आपस में लेना देना है अगर ऐतिहासिक विमर्श में सभ्यता और संस्कृति को जोड़ते हुए इसकी बातचीत की जाए। भारत एवं उसकी भारतीयता को मिलने वाली चुनौतियों को यदि संक्षेप में ये कहा जाए कि इतिहास के एक लंबे कालखंड में जब यहाँ राष्ट्र की अभिव्यक्ति नहीं था, तब भी उसके मूल आधारों को नहीं तोड़ा जा सका, और यही उसकी सबसे बड़ी गौरव गाथा है मेरे अनुसार। यह ऐतिहासिक सत्य है कि राजनीतिक परिस्थितियाँ और स्वमाटी से ना उपजने वाली शक्तियों ने कई संस्कृतियों और सभ्यताओं के इतिहास को ही समाप्त कर दिया, जो अब सिर्फ किसी संग्रहालय या म्यूज़ियम में ही देखने को मिलती हैं। परंतु भारतवर्ष में यह नहीं हुआ। चाहे राजनीतिक परिस्थितियां हों महामारी के रूप में, या वर्तमान में चल रही महामारियों के रूप में, राजनीतिक महामारियों के साथ साथ महामारियां भी आती रहीं। और भारत के संबंध में और यूरोप के संदर्भ में यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो बात और स्पष्ट हो सकती है। और यदि इस कथन को स्वीकार किया जाए कि इस प्रकार की परिस्थितियों में भी हम कैसे सुरक्षित निकले, तो प्रत्युत्तर यह हो सकता है कि भारतीय संस्कृति और उससे उपजने वाले मूल्य कभी भी राज्य आश्रित नहीं रहे। अतः यहाँ राजनीतिक विप्लव का काल हो, चाहे महामारी, कुछ समय का विचलन अवश्य हुआ जो मानव का स्वभाव मात्र है, पर आधार जस के तस बने रहे। शायद इसका सबसे बड़ा कारण था भारतीय दर्शन का वह पक्ष जो हमारे अंदर आत्मसात हो चुका था कि हमें को अहम की तलाश के लिए
बाहरी तत्वों की आवश्यकता नहीं थी। सर्वविदित है कि महामारी का इतिहास प्रारंभ काल से देखा जा सकता है। इसके यूरोपीय संदर्भ की ओर अगर मैं ध्यान आप सभी का ले जाऊं, तो बात शुरू करते हैं एक बड़े सशक्त उदाहरण से इतिहास के, जिस पर अभी तक बहुत ध्यान या तो सचेष्ट रूप से केंद्रित नहीं किया गया, या यह भी कह सकते हैं कि शायद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। और इतिहास की ये घटना है रोमन साम्राज्य का पवित्र रोमन साम्राज्य में परिवर्तित होना। रोमन साम्राज्य का पवित्र रोमन साम्राज्य में परिवर्तित होना, उसकी संस्कृति और सभ्यता का विनाश हो जाना, और उसका महामारी से किस प्रकार से जुड़ाव है, या महामारी ने इसमें क्या अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया, इस पर अगर ध्यान हम लोग केंद्रित करें तो सभ्यता, संस्कृति और महामारी के संदर्भ को शायद थोड़ा समझने का कार्य कर पाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि रोमन साम्राज्य, जो कि विश्व की प्राचीनतम धरोहर माना गया, वह पवित्र रोमन साम्राज्य में एक महामारी के चलते कैसे परिवर्तित हो गया, इस विषय वस्तु पर यह कहा जा सकता है कि अनेक इतिहासकारों ने अपने विभिन्न मतों को रखने का काम किया, और इन सभी मतों से जुड़ा हुआ जो प्रश्न था वो प्रश्न था कि रोमन साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, व्हाई डिड द रोमन एम्पायर फॉल। तमाम तथ्यों को देखने के पश्चात जर्नल ऑफ रोमन आर्कियोलॉजी में दो बड़े महत्वपूर्ण पत्र मिले। जर्नल ऑफ रोमन आर्कियोलॉजी में यह जो दो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स प्रकाशित हुए, यह दोनों संबंधित थे कि रोम के साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। इन आर्टिकल्स में से पहला आर्टिकल एक इतिहासकार केल हार्पर ने लिखा, जो ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय के आचार्य हैं, और दूसरा शोध पत्र मिशेल मैकॉर्मिक द्वारा लिखा गया, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इतिहास के आचार्य हैं। हार्पर ने अपने शोध में ये प्रश्न उठाया कि व्हाई डिड रोमन एम्पायर फॉल, रोम के साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। उसने बड़ा चौंकाने वाला उत्तर दिया। शायद जितना मैं चौंका उतना ही आप भी अचंभित होंगे इस जवाब को सुनकर के। उसने कहा कि दैट इट नेवर फेल, ये इसका कभी अंत ही नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य उसने आगे स्पष्ट किया, जिसमें उसने कहा, हार्पर ने, कि इट सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग अनरिकॉग्नाइजेबल। मतलब क्या? कि यह मात्र एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तित हो गया जिसे हम पहचान ही नहीं सकते। मतलब कि समस्त का समस्त रोमन एम्पायर उस अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ ही परिवर्तित हो गया, इसलिए उसको पहचानने में या उसको देखने में या उसकी जानकारियां जुटाने में हम निरंतर भूल कर रहे हैं। आगे प्रश्न उठा कि ये परिवर्तित हो गया और परिवर्तन ही इसके पतन का साक्ष्य है या मूल है, तो ये हुआ क्यों और कैसे और किस लिए हुआ। इस पर हार्कर का कहना है कि जब पहली महामारी जिसकी की ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त हैं, जिसको जस्टेनियन प्लेग के नाम से जाना जाता है,
ये जब फैला तो बहुत बड़ी संख्या में प्राच्य रोमन साम्राज्य के अंदर वहाँ की जनता कालग्रस्त हुई। और इस दौरान जस्टिनियन, जो कि उस खंडकाल के क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाला सबसे बड़ा ध्वजधारक माना जाता है, उसके द्वारा यहाँ पर काफ़ी सहायतार्थ कार्य किए गए। इस सहायतार्थ कार्यों के होने के पश्चात हापर और मैकमरिक का ये मानना है कि रोमन एम्पायर में प्लेग से लड़ने में जिस प्रकार से इस महामारी में जस्टिनियन ने सहायता की, उसकी सहायता ने यहाँ पर क्रिश्चियन मूल्यों को स्थापित किया। और ये मूल्य जब स्थापित हुए तो जो परंपरागत मूल्य हुआ करते थे, जिसको कि कहिए कि रोमन एम्पायर की धर्म और संस्कृति, वे समाप्त होने शुरू हो गए। हार्पर का शोध आगे और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और चौंकाने वाला है कि इसी बदलाव ने रोमन एम्पायर को समाप्त कर दिया, जो जस्टिनियन प्लेग से महामारी निकली। अर्थ या तात्पर्य यहाँ पर यह समझने वाला है कि जो प्रारंभिक दौर में रोमन एम्पायर की सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने के लिए जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों में यहाँ के समाज को एक पैगन सोसाइटी का नाम दिया गया। पैगन का अर्थ होता है प्रबोधन रहित समाज। स्मरण रहे कि ये प्रबोधन रहित समाज की बात जिस खंडकाल में कही जा रही है, उसके हजार वर्षों के पश्चात 20वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में भारत के लिए भी यही कहा गया कि ये पैगन सोसाइटी है, अर्थात ये प्रबोधन रहित समाज है। इस प्रबोधन रहित समाज का जो मूल था, वो मूल क्या था, यहाँ यह भी समझने की आवश्यकता है। इसके मूल थे इसकी परंपराएं, इसके मूल थे इसकी तमाम प्रकार की मूर्तियों की पूजा, इसका मूल था ईश्वर में परम विश्वास, इसका मूल था परंपराओं के आधार पर पूर्वजों का सम्मान। ये मैं चंद परंपराएं आपको बता रहा हूँ जिसके लिए इस समाज को पैगन सोसाइटी या प्रबोधन रहित समाज के नाम से पुकारा गया। और 380 लगभग बीसी में थेसोडियस के द्वारा, जो कि जस्टिनियन का सहायक था, उसने रोम में क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन या राज्य का धर्म घोषित कर दिया। यही कहना है हार्पर का कि ये महामारी रोमन साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुई और उसकी जो सदियों पुरानी परंपराएं थीं, जो सदियों पुरानी संस्कृति थी, जो सदियों पुरानी सभ्यताएं थीं, वे सब की सब विलुप्त हो गईं या समाप्त हो गईं। और इसी के आधार पर उसने ये कहा कि रोम के साम्राज्य का अंत नहीं हुआ, वो ऐसे साम्राज्य और समाज में परिवर्तित हो गया जिसे हम नहीं पहचान पाए, क्योंकि उसकी संस्कृति की सभी मूल जड़ें वहाँ से समाप्त हो गईं। दिमाग में आया कि क्या ये महामारियाँ इतना
बड़ा कारक तत्व हो सकती हैं। इन दोनों पर्चों को विस्तार से देखने के पश्चात एक बात तो बहुत स्पष्ट समझ में आई कि निश्चित रूप से इन महामारियों ने यूरोप की संस्कृतियों और सभ्यताओं पर बड़े गहरे प्रभाव डाले और उनमें परिवर्तन किए। अनुमान लगाइए कि प्रारंभिक दौर के इस बदलाव में आक्रमण किस चीज पर हुआ? रोमन साम्राज्य की किन परंपराओं पर हुआ? जिन परंपराओं पर आक्रमण हुआ उनमें 4 चीजें माखौल का मुख्य विषय बनाई गई। पहला, उनके द्वारा की जाने वाली मूर्ति पूजा। दूसरी, ईश्वर में उनका अनंत विश्वास। तीसरा, पूर्वजों की आराधना करना और उनका आवाहन करना। और चौथा, ईश्वरी सत्ता से ही अपने सभी कर्मों को जोड़कर देखना। यह 4 जो माखौल के विषय बने, अगर 19वीं शताब्दी के भारत में जो चिंतन चला, जिसकी जड़ें आज भी मौजूद हैं, या जिसके विषय में मैं यह कह सकता हूँ कि प्रारंभिक जो मशीनरियाँ भारत के अंदर आईं और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के जिन बौद्धिक जनों ने इनका अनुपालन किया, उनके द्वारा भी भारत की किन परंपराओं पर सबसे अधिक चोट की गई। अगर इन महामारियों के बदलाव और सांस्कृतिक मूल्यों पर कुठाराघात की चर्चा हम भारतीय संदर्भ में देखें तो जैसा मैंने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से 19वीं शताब्दी से लेकर के और प्यूलिट्जर अवार्ड की घोषणा तक आ जाएं तो एक ऐसा चक्र दिखाई देता है जो भारत के मूल को ही चुनौती देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व चुनौती देने वाला यह केंद्र यूरोप था और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात चुनौती देने वाला यह केंद्र अटलांटिक महासागर को पार करके संयुक्त राज्य अमेरिका में फिलहाल दिखाई देता है। खैर, विषय वस्तु की चर्चा पर केंद्रित रहते हुए अगर बात आगे बढ़ाई जाए तो रोम के सांस्कृतिक सिद्धांत के मूल्य समाप्त हो चले। जैसे मैंने आपसे कहा कि जस्टिनियन प्लेग इसका एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था, जिसने एंशिएंट होली रोमन एम्पायर को होली रोमन एम्पायर या पवित्र रोमन साम्राज्य में परिवर्तित किया। और उसके बाद चर्च या रोमन कैथोलिक चर्च एक इतनी बड़ी सशक्त संस्था के रूप में उभर करके आया कि इसे मध्यकाल के यूरोप में राज्य के अंतर्गत एक राज्य कहा जाने लगा। सामान्यतः ये सशक्त संस्था जो उभर करके सामने आई, पुनः यूरोप के इतिहास के कालचक्र ने, एक महामारी ने इसी संस्था की नींव को भी हिलाने का काम कर दिया। इतिहास का क्रम अगर यूरोप में ढूंढा जाए पुनः 1347 से लेकर के 1400 के बीच का है। इस कालखंड के दौरान कुछ घटित हुआ यूरोप में, वह भी आश्चर्यचकित करने वाला है। सामान्यतः यह बताया गया कि कुस्तुनतूनिया के पतन से यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुस्तुनतूनिया का पतन एकमात्र कारण है। पृष्ठभूमि इसकी ब्लैक डेथ है, जिस ब्लैक डेथ में यूरोप की लगभग 25% जनसंख्या समाप्त हो गई
और उसके समाज और संस्कृति का केंद्र जो कि चर्च था, उसके समक्ष एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आकर के लगा। लोगों का विश्वास वहाँ टूटा, कई चर्च महामारी के चलते बंद हुए, कई धार्मिक पदाधिकारी वहाँ के इस महामारी के चलते कालग्रस्त हुए, और जो चर्च उभर करके सामने आई थी, उसके अंदर जो तमाम प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस थी जिनको आगे चुनौती दी गई, वो सबसे पहले निशाने पर आई पुनर्जागरण के इसी पृष्ठभूमि से निकल करके। और इस महामारी के पृष्ठभूमि से निकलने वाली चुनौतियों ने रोमन कैथोलिक चर्च को तोड़ने का काम किया। अर्थात यह कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में ब्लैक डेथ जैसी महामारी एक बड़े कारक तत्व के रूप में काम कर रही थी। एक और चीज़ पर यहाँ ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ब्लैक डेथ से एक नया नैरेटिव और निकल करके आया इसी समय 15वीं शताब्दी के यूरोप में। इस महामारी से जो मॉर्टेलिटी रेट था या जो मरने वालों की संख्या थी, वो यहूदियों या ज्यूज़ में बहुत कम थी। अर्थात ये ज्यूज़ कौन हैं या इनके विषय में किस प्रकार से बातें की जानी चाहिए, एक नया नैरेटिव बनना शुरू हुआ, जिसकी मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी महामारी से निकला हुआ ये नैरेटिव अपने अंतिम चरम पर पहुंचता है, जिसको हम लोग नाज़ी हॉलोकास्ट के रूप में जानते हैं। अर्थात एक यूरोसेंट्रिक नैरेटिव जिसमें ज्यूज़ को यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि यह अलग प्रजाति है। यह नैरेटिव बनने की शुरुआत भी इसी ब्लैक डेथ की महामारी के पश्चात यूरोप के अंदर शुरू हुई। अर्थात एक सांस्कृतिक द्वंद्व भी पैदा हुआ या निकलता हुआ दिखाई देता है इस महामारी से। अगर इस प्रकार से हम बात को भारत की ओर मोड़ें तो समय की जो सीमा की जो बाध्यता है आज की इस वार्तालाप में, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपना विचार उन्हीं पक्षों तक सिर्फ सीमित रखना चाहूँगा जो महामारी और सांस्कृतिक चुनौतियों से जुड़ी हुई हों और उनके संदर्भ में हों। 19वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास को मैं इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ, दो कारणों से। पहला कि बौद्धिक भारत और भारतीयता पर होने वाले बौद्धिक आक्रमणों का ये सबसे ज़्यादा चुनौतियों वाला कालखंड है। और दूसरा, इस 19वीं शताब्दी में अगर भारत में आप महामारियों की श्रृंखला को उठाना शुरू करें तो कॉलरा से लेकर के और प्लेग तक, शुरुआत कॉलरा से हो रही 19वीं शताब्दी में और अंत प्लेग से हो रहा है 19वीं शताब्दी में। तो इन महामारियों के दौरान भारत की परंपराओं, उसके सांस्कृतिक मूल्यों को उसी प्रकार से चुनौती दी गई जो चुनौतियां हम लोगों को जस्टिनियन प्लेग के खंडकाल में देखने के लिए मिलती हैं। ये एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है जिसको कि महामारियों के विषय में संदर्भित करना या जानना बहुत महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी में ऐसा मेरा मानना है कि भारतीयता पर होने वाले आक्रमण, इसीलिए मैं भारतीयता पर होने वाले आक्रमण कह रहा हूँ, इस विषय वस्तु को एक संदर्भ में लाने के लिए सबसे तीव्र थे। वे बौद्धिक भी थे और राज्य समर्थित भी। इनमें सबसे बड़ी चुनौतियां मिल रही थीं
भारतीय परंपराओं को, जैसा मैंने कहा, ठीक वैसे ही जैसे जस्टिनियन प्लेग के काल में रोमन एम्पायर को मिली थी। रूप थोड़ा भिन्न था क्योंकि कालखंड भिन्न था। लंबी फहरिस्त है सिसिल लोड्स, जेम्स मिल, मकाले, रिकार्डो, मैक्स मिलर, रिस्ले और इन सबसे ज़्यादा बड़े जिनको कि हम इवांजेलिकल्स कहते हैं। ये लंबी सूची भारतीय समाज को उसी पैगन के रूप में स्थापित कर रही थी, अर्थात एक ऐसा समाज जो अंधकार में है, जैसा समाज परिलक्षित किया गया था उस प्राचीन काल के रोमन साम्राज्य का जस्टिनियन प्लेग के दौरान और उसके पश्चात। मूर्ति पूजा पर आक्रमण, भारतीय हाइजीन के विषय में कुछ नहीं जानते, अनभिज्ञ हैं, परंपराओं में जकड़े हुए हैं, इत्यादि की लंबी फहरिस्त है आक्रमणों की। भारत में 19वीं शताब्दी में जब जब महामारी फैली, इन बातों को अधिक बल दिया गया राज्य के द्वारा, अर्थात महामारियों को इनसे जोड़ करके बताने का कार्य किया गया। आश्चर्यजनक है और ध्यान देने के योग्य भी है मामला। जैसा मैंने आपसे कहा कि 1817 से कॉलरा से शुरुआत और 1896 में प्लेग तक का यह दौर, मरने वालों की या कालग्रस्त होने वालों की जो संख्या है वो तमाम आंकड़ों में मौजूद है। इन महामारियों के दौरान सर्वाधिक आक्रमण किए गए भारतीय विश्वासों और परंपराओं पर, और यह स्थापित किया गया कि भारतीय मूल रूप से अपनी सांस्कृतिक आधारों पर अनहाइजीनिक हैं और ऐसी परंपराओं से जुड़े हुए हैं जो इन महामारियों को फैलाने में सहायक होती हैं। लेकिन यहाँ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि 19वीं शताब्दी के अंत में थेम्स नदी से जो बदबू उठती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की खिड़कियों को कई बार बंद करना पड़ता था। ये साक्ष्य सामने अभी नहीं आए हैं। भारत की जिन परंपराओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो परंपराएं हम सभी जानते हैं कि उनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। भारत का इतिहास और उसकी दृष्टि को ही अगर देखें तो परंपराओं पर ही ज़्यादा आधारित है। तो मैं सिर्फ एक परंपरा की बात यहाँ उठा रहा हूँ और किस तरीके से ये महामारियों में इस महत्वपूर्ण परंपरा पर आक्रमण किया जा रहा है, जिससे कि हम बच करके निकले और विजयी हुए और आज भी उसी प्रकार से चलने का काम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास का ये पक्ष इन महामारियों के संदर्भ में, ऐसा मेरा मानना है। बात करते हैं कुंभ की। जिस कुंभ के विषय में शायद कुछ भी विस्तार से कह पाना छोटा ही पड़ेगा, लेकिन इन परंपराओं पर चुनौती के पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण दे करके उस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सभी सुधीजनों का कि ब्रिटिश काल ने जो तथाकथित विकास की धारा जो चली, उसका महामारी से क्या लेना देना था। क्यों परंपराओं से आप उनको जोड़ने का काम कर रहे थे? क्यों ये दर्शाना चाहते थे कि उन परंपराओं के चलते महामारी आ रही है? उसके पीछे कारण कुछ और थे। लेकिन जो स्वयं उनके द्वारा विज्ञान और तकनीक का प्रयोग किया गया, उसने महामारियों को कैसे पैदा किया, इस पर भी थोड़ा एक सेकंड का ध्यान देना आवश्यक है। 1854 से 1872 के मध्य रेलवे का विस्तार का प्रथम चरण हुआ भारत में, जिसमें जो गांव का ड्रेनेज सिस्टम होता था, निकासी जो होती थी, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई और इन क्षेत्रों में मलेरिया की निरंतर घटनाएं देखने के लिए मिली। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। मलेरिया निरोधक समिति का गठन किया ब्रिटिश सरकार ने। राजा दिगंबर
इसके या समिति के एक सदस्य थे। 1864 में उन्होंने हिंदू पैट्रियट में लिखा कि रेल विस्तार ने गांवों के ड्रेनेज को चौपट कर दिया, जो मलेरिया का सबसे बड़ा कारण है। परंपरा का इससे क्या लेना देना है, विचार की आवश्यकता है। दूसरा उदाहरण मैं प्रस्तुत करूं। 1880 के दशक में एक महत्वपूर्ण हाइड्रोलिक इंजीनियर है अंग्रेज, जिसका नाम है विलॉक्स विलियम। विलॉक्स विलियम ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो भारत की प्राचीन सिंचाई की व्यवस्था थी वो वैज्ञानिक थी। पानी के बहाव के साथ साथ मच्छरों के लार्वा को समाप्त करने की उसमें प्राकृतिक क्षमता थी, क्योंकि इस पानी के फैलाव के साथ साथ मछलियां फैलती थीं, जो मछलियां लार्वे को समाप्त करती थीं। लेकिन कैनाल्स का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, उन कैनाल्स के कंस्ट्रक्शन में जो पाइपलाइंस चोक हुई, वहाँ पर मच्छरों के लार्वा को समाप्त करने का कोई तरीका नहीं था, और वो मलेरिया का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ये विलॉक्स विलियम कह रहा है, और उधर राजा दिगंबर कह रहे हैं। परंपराओं का इससे क्या लेना देना है, इस पर ज़्यादा बातचीत ये इतिहासकार नहीं करते। जैसा मैंने कहा कि कुंभ पर सर्वाधिक आक्रमण हुए, जो हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। 1857 के पहले ये आक्रमण कम है, 1857 के बाद ये आक्रमण बहुत तीव्र और तीखे हैं। यूनेस्को द्वारा कुंभ को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी कहा गया, अर्थात एक ऐसी प्रथा जो मानव संस्कृति की एक महान विरासत है और विश्व की मानव तीर्थ का सबसे बड़ा संगम है। क्योंकि ये भारतीय परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, और ये कहा जाता है कि भारत को अगर समझना है तो कुंभ में जाओ। इसलिए महामारी और कुंभ को जोड़ने का काम किया गया। इसके एक नहीं अनेकों साक्ष्य मौजूद हैं कि यह महामारी को फैलाने वाला एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों और किस लिए, उत्तर स्वयं में निहित है। 1857 के बाद ये आक्रमण क्यों तेज हुए, प्रश्न यहाँ ये भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पैदा होता है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में तमाम कारणों की चर्चा तमाम इतिहासकारों के द्वारा की गई, लेकिन कुंभ के एक समुदाय से जुड़े हुए मामले को कारक तत्व में प्रस्तुत अभी तक नहीं किया गया, जिस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। प्रयाग में एक समुदाय था जिसका मूल नाम है प्रागवाला, बाद में इसको प्रयागवाला भी कहा जाने लगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में की पृष्ठभूमि को तैयार करने में अनिवार्य रूप से कुंभ से जुड़े हुए इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। इसके एक नहीं अनेकों ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। 1857 के पूर्व यह ऐसा समुदाय है जिसने प्रयाग में बहुत प्रचंड रूप से उन क्रिश्चियन मिशनरीज का विरोध किया जो क्रिश्चियन मिशनरीज संगम में तीर्थयात्री बहुत आते थे, शुरू से ही आते रहे, आज भी जाते हैं। वहाँ पर ये क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एक्टिव थी और यहाँ आने वाले जो भक्तजन हुआ करते थे उन्हें यह समझाया जाता था कि ये अंधविश्वास है, इन परंपराओं से बाहर निकलने की आवश्यकता है और प्रबोधन के लिए आवश्यक है कि ये क्रिश्चियनिटी के एक सेक्ट को अपनाने का काम करें, और राज्य द्वारा इसको समर्थन दिया जा रहा था। प्रयागराज में प्रागवालों के द्वारा जो कुंभ से जुड़ा हुआ समुदाय है, इसका प्रचंड विरोध किया गया और अपने विरोध में उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि यह भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों के ऊपर आक्रमण हो रहा है।
57 के संग्राम को जब दबाया गया, राज के अंदर इतिहासकार मैकलीन कि कर्नल नील ने ये कुंभ मैदान के आसपास उस पूरे क्षेत्र का विध्वंस कर दिया गया और कुंभ की एक बहुत बड़ी ज़मीन जब्त कर ली गई, जिसे कैंटनमेंट में तब्दील कर दिया गया। ये सीधा आक्रमण था जो कि इसलिए किया गया क्योंकि कुंभ और उससे जुड़ी हुई मान्यताएं और उससे जुड़ी हुई भारत की परंपराएं, उससे जुड़ा हुआ आम भारतीय, उसके साथ जब छेड़ाखानी सुस्पष्ट रूप से प्रारंभ हुई तो उस पर एक प्रतिवाद हुआ और उस प्रतिवाद का ये प्रतिफल निकला। लेकिन 1858 में अर्धकुंभ पड़ा प्रयाग में, साक्ष्य मौजूद हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। 1858 के अर्धकुंभ में प्रयाग में इन प्रयाग वालाओं ने झंडों पर उन आकृतियों को बना करके प्रस्तुत किया जिसमें किस प्रकार से दमन किया गया था और किस प्रकार से सांस्कृतिक धरोहरों को मिटाने की कोशिश चल रही है, उसको झंडों पर आकृतियों के द्वारा इनकी प्रस्तुति की गई। इसके साक्ष्य मौजूद हैं। कहने का मेरा मतलब यह कि सचेष्ट दो प्रकार से ये आक्रमण दिखाई दे रहे हैं कि कैसे परंपराओं को महामारी से जोड़ा जाए, अंधविश्वास का नाम दे दिया जाए, पैगन सोसाइटी का नाम दे दिया जाए और जो प्राच्य रोमन साम्राज्य की गाथा है वह शायद पुनः किसी प्रकार से दोहरा दी जाए। समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए इन महामारियों की जिन पक्षों पर आपसे बातचीत करने का सुअवसर मिला, उसमें अंत में हमें यही समझना होगा कि इन महामारियों के दौरान किस प्रकार की चुनौतियां आईं, जब इन घटनाओं ने संस्कृति और सभ्यताओं के इतिहास को ही परिवर्तित करके रख दिया। विजयी वे ही हुए जिन्होंने इन महामारियों को अपनी संस्कृति से कभी नहीं जोड़ा, अपितु इनसे विजय होने के लिए ही अपनी परंपराओं के मार्गों को पकड़े रखा। आगे यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि भविष्य के उत्तर भविष्य के गर्भ से ही मिलेंगे, परंतु इतिहास यह जानने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन्होंने अपने मूल के साथ समझौता किया वे सांस्कृतिक चुनौतियाँ, वे संस्कृतियाँ नष्ट हो गईं। शायद रोमन एम्पायर के मूल से ही विलय होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अतः भविष्य में भी इन महामारियों में भारत अपने मूल को सुरक्षित रखते हुए जगत को क्या संदेश देगा, यह बहुत कुछ स्पष्ट होना शुरू हो चुका है। परंतु निश्चित ही दूसरे का समादर करते हुए उनके आधारों को चुनौती न देते हुए, यही भारतीय संस्कृति का मूल है जो उसने तमाम महामारियों के दौरान भी सुरक्षित रखने का कार्य किया और यही उसकी गौरवशाली गाथा का एक छोटा सा अंश है जिसको मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए इस अकादमी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली का मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि जो भी कुछ मेरे पास अल्प ज्ञान है वो मैं आपसे साझा कर सकूँ। प्रणाम।